Wow, what a dressing sense. I like their personality. In layman term and everyday life हमें लगता है personality is all about how someone look, how they talk and how they dress up. But deep down it is way much broader. बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारी अप्रोचेस. अगर नैरोली डिफाइन करना हो तो वी कैन से पर्सनैलिटी इज हाउ वी बिहेव, हाउ वी इंटरेक्ट विद आवर इन्वायरमेंट, अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड रिलेटिवली स्टेबल है, एंड्यूरिंग है, टाइम के साथ चेंज होती है कई चीज़ें, एंड देन यूनिक है. हम सबकी पर्सनैलिटी अलग है एक दूसरे से, यूनिक है. ओके, सो द वर्ड पर्सनैलिटी केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पर्सोना, जो कि एक मास्क था जो वो लोग अपने टाइम में पहनते थे. एंड देन अगर हमें अप्रोचेस के बारे में बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोडायनेमिक अप्रोच दिया, बिहेवियर अप्रोच अलग है, एंड सो. बट टुडे आई विल टॉक अबाउट बेसिक अप्रोचेस विच इज़ टाइप अप्रोच एंड ट्रेट अप्रोच. एंड टाइप अप्रोच शुरू होती है तब से जब साइकोलॉजी नहीं थी. बेसिकली साइकोलॉजी और फिलॉसफी एक सेम ही सब्जेक्ट था, स्टडी ऑफ सोल, आत्मा. ओके, देन हम तब के टाइम में दो थ्योरीज हमारे सामने आती है. पहली, इंडियन फिलॉसफी में हमारे पास है त्रिदोष और त्रिगुण की थ्योरी, जो कि हमारे आयुर्वेद और चरक संहिता में है. त्रिदोष यानी कि वात, पित्त, कफ, और त्रिगुण यानी सत्व, रज, तम. ये सारे ही गुण हमारे शरीर के अंदर होते हैं और इनके मुताबिक हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है. अब किसी पुरुष में सत्व गुण ज़्यादा होगा तो रजोगुण कम होगा, तमोगुण और कम होगा. तो दूसरे ही पर्सन में शायद रजस गुण ज़्यादा हो, तमोगुण कम हो और सत्वगुण और भी ज़्यादा कम हो. एंड ऐसे ही सबके अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी, ऐसे ही वात, पित्त, कफ. और इसी की थ्योरी की तरह उसी टाइम में हिपोक्रेट्स की थ्योरी आती है. अब उनके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में 4 ह्यूमर है, सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक, मेलंकोलिक एंड कोलेरिक. एंड इन्हीं के बेसिस पे हमारा पर्सनैलिटी डिफाइन होता है, कैसे हमारे थॉट्स हैं, कैसी हमारी थिंकिंग है, फीलिंग है, एक्सेट्रा. तो ये हमारे टाइप अप्रोच की बिल्कुल शुरुआती थ्योरीज थी पर्सनैलिटी की. इसके टाइम बाद, मतलब थोड़े टाइम बाद, हमारे पे आती है शेल्डन की थ्योरी. अब जो शेल्डन की थ्योरी है वो मुझे तो काफ़ी स्टीरियोटिपिकल लगती है, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स होते हैं, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ एंड मीसोमॉर्फ. एंड इन तीनों का ही बेसिस उन्होंने रखा है बॉडी टाइप. बेसिकली अगर कोई पर्सन मस्कुलर है तो उनके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, एडवेंचरस होगा. ऐसे ही कोई पर्सन लीन है, टॉल है, तो वो इंट्रोवर्ट होगा एंड इंटेलिजेंट होगा. एंड ऐसे ही सोशिएबल पर्सन वो होगा जो थोड़ा मोटा हो, छोटा हो. एंड उनकी जो थ्योरी है काफ़ी स्टीरियोटिपिकल है, बिकॉज एक पर्सन अपनी बॉडी चेंज कर सकता है. अगर कोई लीन पर्सन जिम जाके बॉडी बना ले तो क्या उसकी पर्सनैलिटी भी बदल जाएगी? ये एक उसका क्रिटिसिज्म है. ओके, तो इसके बाद हमारे पे आती है कार्ल यूंग की थ्योरी. अब उनकी थ्योरी तो देखो आज भी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उन्होंने दिया इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट वह है जो क्वाइट है, विड्रॉन है, अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते. और एक्सट्रोवर्ट बिल्कुल इनसे उल्टे हैं, सोशिएबल हैं और सबसे बातचीत करते हैं, दोस्त बनाना पसंद करते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ देम. एंड इनकी थ्योरी तो आज भी हम यूज़ करते हैं. एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट वर्ड हम बहुत ज़्यादा आज भी यूज़ करते हैं. इनके बाद आता है हमारा टाइप अप्रोच का एक और, जो कि मॉरिस ने दिया था, और उनसे भी पहले फ्राइडनमैन और रोजनमैन साइकोलॉजिस्ट ने दिया था. इन्होंने दिया टाइप ए और बी अप्रोच, एंड देन मॉरिस ने इसमें टाइप सी ऐड किया. देन अब हमारे पे टाइप डी भी है, मतलब टाइप ए, बी, सी, डी. इन पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मतलब बताया गया कि शायद ए वाला को थोड़ा हार्ट डिसीजेस ज़्यादा हो, क्योंकि वो थोड़े इम्पेशेंट होते हैं. तो इस बेसिस पे, हालांकि ये भी मतलब रिलायबल कम है. तो टाइप अप्रोच आपको नहीं लगा कि थोड़ी कम रिलायबल थी? बिकॉज बहुत जगह जैसे बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लेस साइंटिफिक है, लेस रिलायबल है. तो इसी के बाद आती है हमारी ट्रेट अप्रोच. ओके, देन ट्रेट इज
क्या होता है? ट्रेट इंक्लूड बोथ लाइक बायोलॉजिकल ट्रेट एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट। एंड बायोलॉजिकल हमारे हाथों में नहीं होता, हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, हमारा आई कलर क्या होगा, हमारा हेयर कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, एक्सेट्रा, हमारी हाइट क्या होगी। बट जो हमारी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है वो काफ़ी हद तक हमारे हाथों में होती है, और ये ट्रेट्स ही हैं जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं। नाउ ट्रेट अप्रोच में हमारी पहली जो थ्योरी है वो दी थी गॉर्डन एल्पोर्ट ने। उन्होंने 3 टाइप के ट्रेट बताए, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट। नाउ कार्डिनल ट्रेट का एग्जांपल मैं देती हूँ महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस। अब जो उनकी नॉन वायलेंस जो था, अहिंसा, उन्हीं के अराउंड उनका पूरा लाइफ रिवॉल्व करता था, उनकी पूरी साइकोलॉजी या पर्सनैलिटी रिवॉल्व करती थी। सो कार्डिनल ट्रेट हमारे अंदर का सबसे डोमिनेंट ट्रेट होता है, जिसके अराउंड हमारी बाकी चीज़ें, बाकी ट्रेट्स भी रिवॉल्व करते हैं। देन वी हैव सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट हमारा होता है लाइक कोर वैल्यूज़ हमारी, जैसे हम क्या क्या चीज़ें बिलीव करते हैं, ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड देन इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। तो जो कोर वैल्यूज़ होती है एक पर्सन की 5-10, और उसी के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है, तो वो हमारा होता है सेंट्रल ट्रेट। देन सेकेंडरी ट्रेट सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसमें हमारी छोटी मोटी प्रेफरेंस होती है कि आई चूज़ येलो कलर ओवर पिंक एंड वाइट ओवर ब्लैक, ओनली दैट। ओके, देन इस थ्योरी के बाद आती है हमारी सोर्स स्टेट एंड सरफेस स्टेट। अब इसमें होता है कि सोर्स स्टेट हमारा वो ट्रेट है लाइक इंटेलिजेंस हो गया। अगर किसी पर्सन का सोर्स स्टेट इंटेलिजेंस है तो वो चेक कैसे होगा? आईक्यू टेस्ट से। अगर उसे हम टेस्ट देंगे एंड उसमें वो स्कोर करेगा, फिर हम वो देख पाएंगे। तो सोर्स स्टेट तो एक्चुअल ट्रेट है जो एक पर्सन के अंदर है, जैसे इंटेलिजेंस हो गई। एंड देन सरफेस ट्रेट वो ट्रेट है जिसके ज़रिए हमें सोर्स स्टेट दिखाई देता है। मतलब वो पर्सन जब एक्शन लेगा और अपना सोर्स स्टेट जब शो करेगा तो सरफेस स्टेट के ज़रिए करेगा। इट इज़ ओनली दैट। एंड देन इन्हीं साइकोलॉजिस्ट ने हमें फैक्टर एनालिसिस भी दिया था, ये है हमारे रेमंड कैटल। देन इन लास्ट वी हैव HGISN की थ्योरी, विच इज़ पहले तो इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, वही जो मैंने पहले बताया। देन वी हैव साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। मतलब एक साइकोटिसिज्म में आता है जो पर्सन बहुत ही लाइक सोसाइटी में रहना नहीं पसंद करता, बिल्कुल सोशेबल नहीं है, मतलब इंट्रोवर्ट से भी लाइक बहुत, अगर हम डीप चले जाएं, बिल्कुल ही मतलब वो सोसाइटी में ही नहीं रहना चाहता, ठीक नहीं है, बिल्कुल उसे मतलब ही नहीं है अपने आसपास से, तो वो साइकोटिक में चला जाता है। एंड उसके कंपैरेटिवली में आता है हमारा सोशियबिलिटी, यानी कि वही हमारा जो सोशल पर्सन होता है, सबसे बातचीत करता है सोसाइटी से। देन वी हैव हमारा न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। अब न्यूरोटिसिज्म वर्सेस में होता है कि मतलब ऐसा पर्सन जिसके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, अपने इमोशंस पर वो काबू नहीं कर पाता, कभी भी रो देगा, ये किसी भी बात पे हंस देगा। वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, जो पर्सन के हाथ में अपने इमोशंस है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, अपने इमोशंस को लेके अवेयर है। तो ये तो थी बेसिक थ्योरीज दोनों अप्रोचेस की, लाइक जो मेन है। एंड इन लास्ट आई विल से कि पर्सनैलिटी, आई होप समझ आया होगा, और अब आप समझोगे कि जब हम कहते हैं कि हम किसी को पर्सनैलिटी से जज कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अबाउट कि वो लुक के बेसिस पे है या किसी और चीज़ के, बल्कि पर्सनैलिटी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती है। एंड हमें किसी की पर्सनैलिटी समझने में बहुत टाइम लग जाता है, कोई फर्स्ट इम्प्रेशन वाली चीज़ तो है ही नहीं। इन लास्ट आई विल से कि बहुत सारी चीज़ें हैं पर्सनैलिटी में जो चेंज भी हो सकती हैं। लाइक पर्सनैलिटी एक हवा की तरह भी नहीं है, बट एक कंक्रीट वॉल की तरह भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती है। पर्सनैलिटी भले ही हमारे हाथ में ना हो, पर अवेयरनेस हमारे हाथ में है। तो जितना हम अवेयर रहेंगे अपने इमोशंस के लिए, अपने बिहेवियर के लिए, उतना ही हम अपनी पर्सनैलिटी को अपने काबू में कर पाएंगे। बेसिकली आई वांट टू से लाइक इफ़ आप इंट्रोवर्ट हैं एंड आपको लगता है कि
कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि आपको अपना पॉइंट रखना होता है, आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, कोई डिबेट हो या कुछ। तो ऐसे टाइम पे आपको अपने इमोशंस पर काबू होना चाहिए एंड आपको बात रखनी चाहिए। बेसिकली आई वांट टू से कि पर्सनैलिटी एंड ट्रेड पे अपने को लिमिट मत करो, वी हैव टू कंट्रोल इट। सो कई बार कुछ सिचुएशंस में वी हैव टू चेंज आवर सेल्स, आवर इमोशंस, हमारी जो भी ट्रेट्स हैं एंड उनको कंट्रोल करना चाहिए। लाइक एंगर, अगर हमें पता है कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो हमें अवेयर रहना चाहिए एंड जब भी हम गुस्सा करें तो हमें याद रखना चाहिए कि नहीं, ये मेरे लिए गलत है और कंट्रोल करें। एंड धन्यवाद।